विपक्ष कहीं ना कहीं उसको नुकसान हुआ है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अश्विन जुड़ गए हैं। अश्विन, देखिए, बिहार विधानसभा में जो उलटफेर हुआ है एनडीए के पक्ष में, जो ये मतदान प्रतिशत बढ़ा और एनडीए की सीटें जो हैं वो काफी तादाद में बढ़ती हुई दिख चुकी हैं। लगभग सब कुछ क्लियर हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार। एक बार सोनम आप अपना सवाल दोहराएं क्योंकि आवाज नहीं आ पाई थी मेरे तक। अश्विन, देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बिहार में इस बार तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी, वो बहुत ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। एनडीए सरकार बनती दिख रही है। बिल्कुल सोनम, एनडीए सरकार बनती हुई दिख रही है। उसके पीछे कई सारे कारण, आप फैक्टर अगर हम उस पर जाएं तो समझने की कोशिश करना होगा। लगभग 7 करोड़ से ज्यादा मतदान थे, उनमें से जो हम आधी आबादी की बात करते हैं यानी महिलाओं को, तो नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए जो योजना लाई थी, खास करके उनके बिजनेस को कैसे ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाना, और साथ में समूह, जो एक बहुत बड़ा समूह वर्ग है जिसमें महिलाएं काम करती हैं, उनके साथ मिलके कम्युनिटी को एक इकोनॉमी डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना। जीविका दीदी एक योजना है जो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुआ। अगर बात आप तेजस्वी की कर रही हैं, ताजपोशी का, तो कहीं ना कहीं वो जो हर घर से एक सरकारी नौकरी देने की बात कह रहे थे, वो हाँ। पब्लिक यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि बिहार में 3 लाख सरकारी नौकरी के लिए जगह है, और आप बात कर रहे हैं हर घर से, यानी 7 से 8 करोड़ बात कर रहे हैं आप नौकरी के, तो संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां एक विश्वास जो जनता के बीच में डेवलप होना चाहिए था, विश्वास जो कनेक्ट करना चाहिए था, तेजस्वी से नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं नीतीश और एनडीए सरकार अपनी बात युवाओं से लेकर महिलाओं के बीच में बहुत अच्छे से पहुंचा पाई और कनेक्ट कर पाई। अश्विन, देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन बड़ा बड़ा दावा भी कर रहा था कि इस बार नीतीश को हटाएंगे, जो आदर्श जंगल राज है उसको हटाएंगे, लेकिन जनता ने नीतीश को ही चुना, बीजेपी को ही चुना है। बिल्कुल, देखिए नीतीश के पास एक सुशासन बाबू का टैग है। वो हमेशा से, जिस तरीके से हमेशा एनडीए ने, अपने प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषणों में ये चीज मेंशन की है कि जंगल राज को कनेक्ट किया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि अगर दोबारा से अगर सरकार आती है तेजस्वी, तो लालू के बेटे, उस तरीके से माहौल होगा। और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ साथ जो नीतीश कुमार ने खास करके मिडिल क्लास के लिए उन्होंने एक ऐलान किया, जैसे बिजली यूनिट की बात उन्होंने की, 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इसमें मतलब लगभग आप समझिए 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधे इसका फायदा पहुंच रहा था। ये बहुत बड़ी संख्या थी, जिसमें लगभग 3,367 करोड़ का खर्च आ रहा था। ये 1 अगस्त 2025 को लागू हुआ, और कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों परिवारों को इसमें कवर किया गया। और ग्रामीण में जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना, स्विंग वोटर होता है, जो सरकार बनने और बिगाड़ने में एक अहम भूमिका निभाता है, जिसे हम साइलेंट वोटर कहते हैं, जहां हम आप बता बहुत सारे पहुंच नहीं पाते, उनके मन की बात टटोल नहीं पाते। ऐसे परिवारों की संख्या सोनम लगभग 1 करोड़ 20 लाख के आसपास थी परिवारों की। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा 200 यूनिट बिजली का, जो गठबंधन की तरफ से जो दावे किए गए थे, जो ग्रामीण अंचल में है, जो बिहार की राजनीति की गद्दी पे कौन बैठेगा तय करने वाले, वहां एक अहम फैक्टर निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। वहां कहीं ना कहीं वो चूक गए, और नतीजा यह रहा कि वो दूर नजर आए। अश्विन, देखिए, इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक और मुद्दा बहुत खास रहा। आपने देखा जी होगा, तमाम न्यूज चैनल्स ने दिखाया मुसहर जाति को लेकर के। तो जी मुसहर जाति जो है वो बिहार की बहुत ही पिछड़ी जातियों में से मानी जाती है। वहां पर जी विकास आज तक नहीं पहुंचा है, और सवाल यही है कि क्या अब की बार जब नीतीश की सरकार बनेगी तो क्या मुसहर जाति पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी की तौर पर बिहार में उभर कर सामने आई है।
सोनम, आपने बहुत इन बीच बहुत चर्चा रहा मुसहर जाति की, उस पे समझना होगा। बिहार में एक मुख्यमंत्री भी बने जिनका नाम है जितिन मांझी, वो उसी कम्युनिटी से आते हैं। और ये बिल्कुल आप कोई भी इस पे दो राय नहीं है कि कोई संकोच भी करे। जितनी दुर्दशा, जितनी बदहाली इस समुदाय के लोग हैं, वो हाशिए पे आज भी समाज के उस पंक्ति के आखिरी छोर पे खड़े हैं, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। जब माजिद खुद सीएम बने तो उम्मीद थी कि उस कम्युनिटी के लोगों को, उस समुदाय के लोगों को कुछ भला होगा, लेकिन अभी तक नहीं भला हुआ। और अगर देखें एनडीए तो साथ ही है, उनको भी सीटें मिली, उन्होंने अपनी समधन को लड़ा रहे हैं, अपनी बहू को लड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी के लोगों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषणों में और अपने संबोधन में हमेशा कहा, बिहार के ग्रामीण अंचल से हर कम्युनिटी, हर समुदाय को एक साथ लेके चलना होगा। और इसका नतीजा भी रहा कि सरकार जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 5 किलो का राशन जो हर राज्यों में मिलता है, बिहार में मिला, उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना का उन लोगों को फायदा मिला। और जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन जो 60 साल से ऊपर हैं उसको 300 से बढ़ा के 1100 को बढ़ाएगा मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस कम्युनिटी के जो नेता रिप्रेजेंट करता है सोनम, वो कहीं ना कहीं वो कम्युनिटी वो पीछे रह जाती। अब सोचिए, 25-25, 26-26 साल की महिलाएं मुसहर समाज की विधवा हो जाती हैं। शराब जो बिहार में बैन है, वो शराब उनके माध्यम से बनाई जाती है। उनके यहाँ शादियां जो हो रही हैं छोड़ दिए जा रहे हैं, नशे के गिरफ्त में है। साथ में 13 साल की बच्चियां वो उनकी शादी की जाती है। हम डिस्कस कर रहे हैं मुसहर जाति को लेकर के बिहार में। अभी हाल ही में हमने देखा था कि कुछ तस्वीरें हमने देखी और देखने के बाद हमारा भी जो मन है काफी दुख से भर गया कि देश विकास के पथ पर इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लोग कीड़े मकोड़े खाने के लिए मजबूर हैं, वो जमीन पर लेटने के लिए मजबूर है। पास में पता चल रहा है कि बारिश हुई है, कीचड़ है और उसी में वो लेटने के लिए मजबूर है। उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और शिक्षा की बात तो दूर दूर तक कहीं नहीं। बिल्कुल सोनम, आपने जो ये बात कही इस पे थोड़ा सा और हम आपको जानकारी देते हैं आपके माध्यम से दर्शकों को। इस समुदाय के लिए जब मांझी सीएम बने थे, उन्होंने इसमें नीतीश कुमार ने और जितिन मांझी ने एक योजना लाई कि मुसहर जाति के लोगों को पट्टा दिया जाएगा, उनको घर बनाने के लिए दिया जाएगा, उनको जमीनें दी जाएंगी। लेकिन इस संख्या बहुत बड़े लेवल पे है और जो शुरुआत में हुए कुछ लोगों को मिला, लेकिन आगे चल के धरातल पे नजर नहीं आया, केवल कागजों पे नजर आया। उनके साथ स्थिति क्या है? बिहार में जातीय बहुत बड़ा फैक्टर है, उससे ज्यादा कहीं है कि वो छुआछूत की राजनीति वहां है। उन्हें कोई अपने पास भटकने नहीं देता, कोई अपने नल से पानी नहीं पीने देता, उनके पास जमीन नहीं है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी देखा है कि मुसहर जाति के जो लोग हैं रोते बिलखते नजर आए और उन्हें कहा कि जब हम किसी ऊंची जाति के लोगों के बीच जाते हैं तो वो लोग हमें धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुम छूने के काबिल नहीं हो। तो ये कैसी राजनीति है कि आपको उनका वोट चाहिए लेकिन उनको आप छू नहीं सकते हैं, उनके लिए आप काम नहीं कर सकते हैं? ये कैसी राजनीति? विडंबना ये भी देखिए सोनम कि उनके हाथ से उनको छूना नहीं चाहते, अपने साथ नहीं रखना चाहते। उनको समाज के, अगर बात करें, मैं एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, वो गांव में किस छोर पे रहते हैं? वो गांव के दक्षिणी छोर पे रहते हैं। उसका रीजन भी आप समझिए। जो लोगों ने जातीय इस तरह की छुआछूत की राजनीति की, जो समाज में इस तरीके के बंटवारे का एक संदेश बांटते, उन्होंने उनको दक्षिण दिशा में इसलिए रखते थे क्योंकि आप देखते हैं कि वो एक पूरब से पश्चिम हवा चलती है या एक पश्चिम से पूरब चलती है, कभी भी दक्षिण से पूरब हवा नहीं चलती और न उत्तर चलती, बहुत कम, रेयर देखा जाता है। इसलिए उनको कोने पर रखा जाता है और तर्क दिया जाता है कि वो बाकी चीजें बहुत हाइजीन मेंटेन नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये पता चला, मैं आश्चर्य था कि
उन महिलाओं के हाथ से इनको शराब पीने के लिए इनको छुआछूत नहीं नजर आता, उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के लिए इनको छुआछूत तब नजर नहीं आता। जब बात होती है वोट बैंक की, तब वोट मांगने चले जाते हैं, तब इनको छुआछूत नहीं नजर आता। इसमें बड़े नेताओं को पहल करना पड़ेगा। इसमें बाकी समाज में जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, जो अपने आप को कथा कथित रूप से इन्फ्लुएंसर या नेता कहते हैं, जनता का नेता लीडर कहते हैं, उनको भी आने की जरूरत है। वो तस्वीरें भारत आजादी के 75 साल, हम चंद्रयान पे बात करते हैं, हम इसरो की बात करते हैं, हम फाइटर जेट की बात करते हैं, लेकिन कोई सोच सकता है उनके साथ आप भी छुआछूत हो रहा है? उनके पास बिजली नहीं है, उनके पास इलाज करने के पैसे नहीं है। विकास के पथ पर बढ़ चुके हैं, हमारा देश जो है विकास के लिए अग्रसर है, लेकिन जब हम बिहार के एक क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर इस तरीके की जो तस्वीरें दिखती हैं, ना सिर्फ बिहार, कई ऐसे राज्य हैं अब भी जहां पर ये तस्वीरें अक्सर हमें दिखाई देती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि अगर हम उनका वोट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें उनके लिए विकास भी करना चाहिए। और सबसे अहम जो बात है कि हम जब उनको शिक्षित करेंगे तभी जाकर वो भी हमारे साथ खड़े लाने रहने के लायक होंगे। और जब शिक्षा होगी तो उनके पास रोजगार होगा, और विकास हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको शिक्षित कर पाएंगे। जब उनके पास शिक्षा ही नहीं होगी तो वो विकास के बारे में जानेंगे क्या, क्या समझेंगे, क्या आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? उनको तो पता ही नहीं चल पाएगा कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है, हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता चलेगा अगर उनके पास शिक्षा नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि मुसहर जाति को सबसे पहले बिहार में शिक्षित करना होगा। सो ना, एजुकेशन की दूर की बात है, आप थोड़ा इस बात को समझिए कि धरातल पे वहां स्थिति है कि एजुकेशन वो तब पाएगा जब वो विद्यालय में जा पाएगा, बाकी बच्चों के साथ स्कूल में बैठ पाएगा, उसे समाज की मुख्य धारा से ही अलग किया गया। पहले आपको छुआछूत जैसे जो बहुत सारी चीजें आपको एक गलत फहमी डाली गई है कि वो नीची जात का है, वो फला जात का है, उनके साथ आप बैठ नहीं सकते, उनके साथ आप खेल नहीं सकते, उनको समाज में आने नहीं देना चाहते। आपको सबसे पहले उन चीजों को खत्म करना होगा, और इसके जिम्मेदार मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि उनके कम्युनिटी के जो नेता हैं कथित रूप से वो जिम्मेदार हैं, जो उनके नाम पे तो राजनीति करके आज प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश में बड़े नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनका विकास हुआ लेकिन उनकी कम्युनिटी का नहीं हुआ। जब तक आप इस तरीके से छुआछूत की भावनाओं को नहीं मिटाएंगे तो आप उनको एजुकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जब जाएंगे स्कूल में उनके साथ वही स्थिति होगी, फिर वो वहां से दूर चले जाएंगे और उनके मन में घृणा की भावना आएगी कि समाज उन्हें क्यों इतना फांसी में रखा, दूर रखा गया। तो इसमें केंद्र सरकार को भी एक पहल करनी चाहिए। और ये मुसहर जात की बात नहीं है, वहां दलित के साथ भी आग भी है, किस तरीके से एक परिवार के 9 लोगों को मार दिया जाता है। शादी पे दलित परिवार का कोई व्यक्ति घोड़ी पे बारात नहीं निकाल सकता, बैंड बाजा नहीं बजा सकता। हम किस समाज में रहे? तो सबसे पहले यहाँ पहल करनी हो। और एक जाति और एक समुदाय की बात नहीं है, वहां और भी मुसहर जैसे और भी छोटे छोटे समुदाय हैं जिनको आज भी उस हाशिए पे खड़े हैं कि हम आप यहाँ अपने स्टूडियो में बैठ के एसी, लाइट और इंटरनेट इस्तेमाल करें। उनके पास आज भी बिजली नहीं है, वो अभी तक उनके पास खंभे नहीं लगे हैं, बाकी दुनिया उन तक अब तक वो भी सुविधाएं नहीं है। तो इसमें पहल करनी होगी सब समुदाय को साथ में लेके। और जो इनका हाशिया है, ये जो आंकड़े आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 90 बीजेपी के पास है, जेडीयू के पास 82 है और आरजेडी 27 पर सिमट गई है और कांग्रेस 5 पर है। तो ये आंकड़े उस आधार पर आए हैं क्योंकि एनडीए की तरफ से दावा पेश किया गया कि यूनिटी बहुत अहम चीज है, एकता होगी तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। तो एकता का संदेश दिया गया है, विकास का संदेश दिया गया है। तो इस बार बिहार की जो सरकार होगी एनडीए की, क्या वाकई में आपको लगता है कि एकता और विकास और विश्वास के पथ पर चलती दिखेगी? देखिए, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी ओपनिंग जोड़ी कैसी है।
आपने टीम सिलेक्शन कैसे किया, आपके प्लेयर 11 कौन है जो प्लेइंग 11 में है जो आज मैच खेलेंगे। एनडीए और महागठबंधन के दोनों की मैं अगर बात करूं वो समझिए आप, एनडीए ने पहले चुनाव से पहले अपने होमवर्क पूरे कर लिए थे। बीजेपी 2005 में भी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन उसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। इस चुनाव में देखिए आप पूरा थोड़ा मैच क्रिकेट से जोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि बाकी दर्शक भी बढ़िया से समझ सके और मैं बेहतर समझा सकूं। यहां बीजेपी और जेडीयू की ओपनिंग जोड़ी हिट रही। उन्होंने सीट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग यानी जातीय समीकरण का बखूबी ध्यान दिया और कौन सी सीट किसका प्रभाव ज्यादा है वहां उन्होंने बाकायदा चुना। यही अगर देखें आप कंपेयर करेंगे महागठबंधन से, 7-9 सीटें ऐसी थी इस बार जहां जेडीयू भी आरजेडी भी लड़ रही थी, आरजेडी भी लड़ रही थी कांग्रेस। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव जो है वो 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। अब देखिए आप अंतर खुद देख सकते हैं, बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आगे चल रहे हैं, जेडीयू के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का जो ये जनता के बीच में अविश्वास को लेकर के ये वोट प्रतिशत में कमी आई है वो आप साफ देख सकते हैं। 1 घंटे पहले 282 का अंतर था, 1 घंटे का वक्त बीता है और सीधे सीधे 10,000 का अंतर अब दिख रहा है। सोनम, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं तेजस्वी और उनके पूरे महागठबंधन के लिए बहुत ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि तेजस्वी एक चेहरे के रूप में थे, क्योंकि पिछले बार जब वो चुनाव में गए थे उस मुताबिक नहीं मिले थे। लेकिन हाँ, राहुल के साथ जब वो वोटर अधिकार यात्रा निकाले तो संख्या हुजूम दिखा कैमरों में, ट्विटर पे, फेसबुक पे, लेकिन धरातल में वोट में कन्वर्ट नहीं आया। इन्फ्लुएंसर के साथ रील बनाते हुए तेजस्वी दिखे, नौकरी की बात किए, लेकिन वो विश्वास नहीं जता पाए और ये 10,000 से हारना कहीं ना कहीं उनके परिवार में 2 भाई दोनों अलग अलग पार्टियों से गए थे, चुनाव लड़ रहे थे और तेज प्रताप उनके जो बड़े भाई हैं और बहुत मुखर होकर इस बात को बोल रहे थे कि उस पार्टी में जयचंद है और लालू की पार्टी अब है नहीं, और उस पार्टी के जो लोगों को दरकिनार किया जा रहा था वो अपने पार्टी में शामिल करके चुनाव भी उनको लड़ा रहे थे। और उन्होंने राघोपुर में जाके प्रचार भी किया है। बात रोकना चाहूंगी, राजस्थान के अंता विधानसभा चुनाव में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वहां पर भी आंकड़े जो है बहुत रोचक है और इसी को लेकर आपको कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के दो नतीजे हैं, बस कुछ ही पल और बचे हैं, गिनती के कुछ वक्त बचे हैं। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे नतीजे भी सामने आ रही हैं। और गुजरात के लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं और सारे के सारे ठेके पौने पौने दामों में लेकर के और भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उन सब चीजों के ऊपर अंता की जनता ने मोहर लगा दी है। ये लोग बाग झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं को, जूली साहब मेरे साथ में हैं, आज तमाम लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के अंता में जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो 15,594 मत से जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को हराया है। मज़ेदार बात यह है कि मोरपाल सुमन जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट थे और वसुंधरा राजे की साख का ये मामला था। वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने जिस तरह से चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ली थी, कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी यहाँ जीत हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत के बाद साफ कहा है कि ये जीत कांग्रेस की समर्पित कार्यकर्ताओं की जीत है, क्योंकि उनका साफ ये कहना है कि जिस तरह से 2 साल में विकास कार्य बीजेपी ने कराए थे उस पर जनता की मोहर नहीं लगी है, यानी कि विकास कार्य हुए ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बातों ही बातों में वसुंधरा राजे ने जो है अंता की समस्या मुख्यमंत्री को बताई थी और वो नोट कर रहे थे, उस पर उन्हें चुटकी भी ली। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अब राजस्थान में बहुत बड़ा
भूचाल आने वाला है बीजेपी सरकार में। क्या भूचाल होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की सबसे बड़ी जो न्यूज़ है वो ये है कि अंता चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया और भारी मतों से जीत लिया। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जो है समस्या इस चुनाव को लेके होगी, क्योंकि आने वाले 2-3 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस हार को जल्दी से पचा नहीं पाएगी। राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर। हैं कुछ ही वक्त में सामने आ जाएंगे, जीत हार का फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जनता और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि एनडीए की सरकार बन चुकी है, अब कुछ और कहना बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि जो रुझान आए वो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। तो अश्विन हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विन, देखिए जिस तरीके से जनता ने अपना विश्वास बीजेपी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर जताया है और एलजेपी के ऊपर, वो एक बड़ा रुझान देखने को मिला, बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई। बात करी जाए तेजस्वी यादव की तो एक विपक्ष के सबसे अहम चेहरे माने जाते हैं बिहार में, और अब उनको लेकर के कहा जा रहा है कि 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं, यानी कि मुखिया ही पीछे है तो बाकियों की बात ही क्या की जाए। बिल्कुल, अपनी सीट से, जो कि उनकी पारिवारिक सीट है, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी पारिवारिक सीट है, सबसे सेफ सीट मानी जाती है, वहां से अगर वो 10,000 से पीछे हैं सोना, इसका मतलब उनके विधानसभा के लोग उन्हें हमारे साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जो है राकेश जी, वो भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, तेजस्वी यादव जो है वो अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं, आप बताइए क्या कहा जा सकता है इस तरीके के रुझानों को, या फिर जो अभी ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, क्या कह सकते हैं? बिहार में तो खेला हो चुका है पूरी तरीके से। नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। तेजस्वी यादव के हार का कारण है कि वो उनका पारिवारिक सीट था, उनके पिताजी, माताजी और ये स्वयं भी वहां कई बार थे। तो अब वहां की जनता पूछ रही है कि भाई आप क्या किए हमारे लिए, क्योंकि अब वो नाम पर, जात पर अब यह सब चीज चल नहीं रहा है, क्योंकि अब हर आदमी मोबाइल है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, हर आदमी अब अपनी चीजें समझने लगा है। अब वो जातीय उन्माद पर और कोई चीज भड़का करके आप मतदान नहीं ले सकती हैं। लालू प्रसाद वहां से रहे, राबड़ी दी रही, लेकिन ना वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज है, ना अब इंजीनियरिंग कॉलेज तो किसी भी उद्योगपति को काके खुलवाया जा सकता है, वो भी वहां पर नहीं है। वहां की स्कूल, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था इतनी खराब है, एक स्कूल अस्पताल का वो बिल्डिंगें बनी थी, उसमें कहीं कोई ना तो डॉक्टर, वो भूतान जैसा हो गया है। तो अब वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ नाम पर कि मैं लालू परिवार को वोट दूंगा, ये होगा नहीं, अब हम काम पर वोट देंगे। आपके चैनल वाले भी गए थे और कई चैनलों पर आ रहा था कि वहां का नौजवान कह रहा है राकेश जी, लेकिन तेजस्वी भैया जो है वो तो बड़का हाकल रहे कि हम ही जीतब। देखिए, हाँ, एक बात बताइए, हमको एक राजनीतिक दल बताइए जो यह कह रहा हूँ मैं हारने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ जो 2 सीट पर लड़ता है वो कहता मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ, वो तो खैर मुख्यमंत्री के बेटा ही रहे हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो कैसे बात बोलने के राजनीतिक, और मतलब ये भूल कैसे होगा कि वो कहेंगे कि मैं हारने जा रहा हूँ। बड़ी चतुराई से एनडीए ने चुनाव लड़ा। मेरे को 2 मिनट अनकट दीजिएगा तो मैं आपको बता पाऊंगा। एनडीए देखिए एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी थी, जिसका नतीजा आप देख ही रहे हैं। बीजेपी के पास 95 सीटें हैं, जेडीयू के पास 82 हो गई हैं और कांग्रेस 3 पर हो गई है। अब बताइए, कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन बिहार में आप हालात देखिए, क्या है बिहार में उनके हालात। मैं वही कह रहा हूँ, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। एनडीए जहां जहां चुनाव लड़ा, एनडीए लड़ा, मतलब कमल लड़ा या तीर लड़ा, निशान दोनों लोगों का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन महागठबंधन आपस में लड़ा। 243 सीट थी और 253 महागठबंधन के कैंडिडेट थे। राजनीति तो कोई फ्रेंडली फाइट नाम का चीज होता नहीं है, अखाड़ा नहीं है कुश्ती का कि 2 पहलवान लड़ रहे हैं, जो जीता हारा दोनों हाथ मिलाएंगे, या राजनीति का अखाड़ा, यहाँ जीत के लिए लड़ा जाता है। तो फ्रेंडली फाइट मतलब 10 सीट तो आपने वैसे ही दे दिया। कांग्रेस को क्या समझ करके 60 सीट दिया, जिसका कोई ना नेता है ना नियत है, उसको किस बात का 60 सीट दिया, यह समझ में नहीं आ रहा है।
और जो सबसे महत्वपूर्ण इस पार्टी के हार का कारण रहा कि तेजस्वी यादव 5 साल नेता विपक्ष के रूप में अपना मुद्दा जिन लोगों के सामने पहुंचाने का प्रयास किया। राहुल गांधी चुनाव के आहट देख करके 16 दिन बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ के नाम पर वो सारा पीछे वाला मुद्दे पर पानी फेर दिया। तेजस्वी यादव स्वयं में भूल गए थे कि मैंने 5 साल क्या मुद्दा जनता के सामने रखा हुआ है। अब ये बात तेजस्वी को रियलाइज हुआ तो वो अकेले पत्रकार वार्ता की, अकेले घूमे और लोगों को पुनः अपने मुद्दे पर लेकर के आए। जब बिहार के लोगों को याद आया कि भाई तेजस्वी दवाई लिखाई पढ़ाई की जो मुद्दा जैसे महत्वपूर्ण लेकर के आ रहे हैं, तो इन चुनाव के एक दिन पहले उन्होंने पत्रकार वार्ता किया कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने और कहा कि ये हरियाणा में ऐसे ऐसे हुआ है। उससे प्रदेशवासियों के दिमाग में भ्रमण हुआ, एक भ्रम हुआ कि भाई वोट अगर हम देंगे भी तो वोट चोरी के माध्यम से भाजपा ही सरकार बनाएगी, नीतीश ही मुख्यमंत्री होगा, तो इससे बढ़िया किसी को वोट दे दो। क्योंकि मैं गांव का आदमी, तो मुझे अपना आंख भी तो दिखानी है उसी विधायक के। हाँ, मैं उसको कहूंगा मैं तेरे को वोट नहीं दूंगा, वो विधायक बन जाएगा तो मेरा काम कैसे करेगा? कहेगा तूने तो कहा मैं वोट नहीं दूंगा। तो राहुल गांधी अकेले पूरे बिहार को हरवा दिए महागठबंधन को अपनी अविवेकपूर्ण राजनीति से या साजिश से। मैं तो एक चैनल पर कहा था कि यह राहुल गांधी का साजिश है, क्योंकि जो वोटर लालू परिवार के पास है वो कांग्रेस का वोटर था। अगर लगातार लालू परिवार जीतेगी तो उसका वोट वापस आएगा नहीं, तो अगर हारेगा तभी वो कहीं दूसरे तरफ मूव करेगा। इसको बोलते हैं वोटर पर डांका। आप कहते ना कि वोट चोरी नहीं हुई है, वोटर पर डांका पड़ा है। आपने डकैती डाल अपने पर लाने का प्रयास किया है। तो क्या मान ले राकेश जी, क्या मान ले कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए काम कर रहे थे बिहार विधानसभा चुनाव में? ना 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 ना, बीजेपी के लिए काम नहीं करते। राहुल गांधी अपने लिए करते हैं और बीजेपी को फायदा हो जाता है। एक चुटकुला है कि वो भाजपा के स्टार प्रचारक है। वो एक चुटकुला है कि भाजपा के स्टार प्रचारक है। अश्विन देखिए, राकेश जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। वो जहां भी जाते हैं बीजेपी वहां पर जीत ही जाती है। वो काम करते हैं अपने लिए, लेकिन उसका फायदा जो होता है वो बीजेपी को मिलता है। उस सवाल पे आएंगे सोनम जी, उससे पहले मेरा सवाल आपके माध्यम से राकेश जी से, इतने सालों से कवर करते हैं, बारीकियों से राजनीति को समझते हैं, क्या राहुल गांधी जब भी प्रधानमंत्री को टारगेट किए जाए, चौकीदार चोर हो, वोट चोर हो, हाल में बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में, उनकी मां के बारे में जिस तरीके से रैली में असत्य शब्दों का उपयोग किया गया, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा और प्रधानमंत्री ने मंच पे बोला, पार्टियां बीजेपी और एनडीए ने इसको बहुत अच्छे से पब्लिक तक पहुंचाया। राकेश जी, आप मानते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? देखिए, मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 1885 में बनी थी। उस स्तर का करेक्टर नहीं दिखा पाते हैं, उस स्तर की गंभीरता नहीं दिखा पाते हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसके परिवार से अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बना है। वो वाला करेक्टर वाली गंभीरता राहुल गांधी नहीं दिखा पाते हैं। अगर आप कोई राजनीतिक मुद्दा सामने लाते हैं तो उसका देखिए, एक बड़ा अपडेट आ रहा है। पटना में बीजेपी मुख्यालय पर 5 बजे जश्न मनाया जाएगा। ये एक अहम अपडेट है बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ। राकेश जी, बीजेपी ये कौन सा अपडेट है? नहीं, ये कौन सा अपडेट है? वो जीता है तो वहां जश्न मनेगा। मैंने अपडेट होता कि कांग्रेस मुख्यालय पर कोई बैठक होती, तेजस्वी क्या, ये तो अपडेट नहीं है, ये तो समाचार है। भाई जीत हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, अब इस समाचार एक ब्रेकिंग न्यूज, मोदी के पार्टी के ऑफिस में भीड़ बढ़ गई। अरे वो तो स्वतः बढ़ जाएगी। खबर होता कि लालू परिवार के घर भीड़ चली गई। देखिए, मैं बात उनका रहा था कि कांग्रेस परिवार में राहुल गांधी एक अस्थिर माइंड के नेता है। वो कोई मुद्दे को सस्टेन नहीं करा पाते हैं, किसी मुद्दे को कंटिन्यूअस नहीं करा पाते हैं कि मेरा कोई मुद्दा है वो आपके सामने कंटिन्यू कर रहा है। वो राहुल गांधी नहीं करवा पाते हैं और यह जब तक वो नहीं करा पाएंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत हो रही है अश्विन, और 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर पटना में जश्न मनाया जाएगा। तो ये एक अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। उधर प्रशांत किशोर भी 16 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आखिरकार उनकी हार क्यों हुई। वो
अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन चिंतन करते हुए नजर आएंगे? अश्विन, बिल्कुल, देखिए सोनम, जश्न मनाने की पूरी तैयारियां हो गई और इतने ज्यादा एनडीए के कार्यकर्ता पहले से आश्वस्त थे कि उन्होंने कल ही पोस्टर बैनर बनवा लिए थे। पटना की सबसे अगर देखेंगे विधानसभा के सामने बड़ी सी होर्डिंग लगी है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। तो यानी वो पहले से इतना ज्यादा आश्वस्त थे। और 6 बजे प्रधानमंत्री दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पे वहां जाएंगे, हो सकता है संबोधन भी करें। और 5 बजे पटना में जिस तरीके से जश्न का कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार नीतीश जिस तरीके से उनका टेन्योर रहा, अगर देखें इस बार बड़े मन में लोगों के संशय और सवाल थे। तेजस्वी जिस तरीके से उनके रैली में लोग आ रहे थे, प्रशांत किशोर जनस्वराज जिस तरीके से बात कर रहे थे, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाएगा, कैसे हम स्कूल की व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, कैसे महिलाओं को ठीक करेंगे, तो लग रहा था कि किसी भी पार्टी का एक मतलब मार्जिन नहीं बना पाएगी कि एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएगी, कहीं ना कहीं फंसेगा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखें फैक्टर, महागठबंधन और एनडीए में दो चीजों में कहां सबसे ज्यादा लैग हुआ वो समझिए। महागठबंधन अपना सीएम फेस नहीं डिक्लेयर कर पाया। टिकट बंटवारे में कई ऐसे रहे कि लालू ने सिंबल दे दिया, वहां कांग्रेस भी लड़ रही है, वहां आरजेडी भी लड़ रही है, बाद में सिंबल वापस लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव जो था, गलत नैरेटिव जनता तक गया कि आपस में महागठबंधन लड़ रहा है और सीएम फेस नहीं है कोई। वहां डे वन से गृह मंत्री से लेके पीएम तक हर कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहा था, हम जीतेंगे तो 150 प्लस सीटें जीतेंगे, नहीं तो हम 10 से नीचे सीटों पे हम रहेंगे। और उन्होंने कहा था, जितना मैंने 3 सालों में बिहार में घूमा, इसमें दो राय नहीं है सोनम। उस बंदे ने बिहार के कोने कोने गांव गांव में जाके बताया कि किस तरीके से पलायन जैसे बड़े मुद्दे हैं, किस तरीके से ये वहां के हॉस्पिटल की दुर्दशा वाकई में बहुत दयनीय है। हम अगर कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, उनके नाम से हॉस्पिटल है। माना कि प्रशांत किशोर ने गांव गांव घूमा, गलियों तक वो पहुंचे, जनता तक उनकी बात पहुंची, लेकिन जब ये चुनावी परिणाम आए हैं तो वो बहुत चौंकाने वाले हैं कि जो शख्स हर गली, हर गांव, हर कूचे तक पहुंचा, उसकी पार्टी को शून्य। ये बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको थोड़ा और पिछले चलता हूँ। पिछले चुनाव में एक पुष्पम प्रिया चौधरी थी जो इंग्लैंड से पढ़ के आई थी और वो मास्क लगाती हैं काले कपड़े पर, तो वो मैसिव लेवल पे कैंपेन किया था। उनको पार्टी ने, उनको जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रशांत किशोर के नंबर तब्दील नहीं हुए सीट में, लेकिन प्रशांत किशोर ने बिहार की वो वास्तविकता दिखाई जिसको देखा नहीं जाता था, जो ऊपर से बैठे लोग नहीं देख पाते थे, वो हर कोई अब बात कर रहा है। और इसका असर ये भी होगा सोनम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस सरकार को, जो अब नई सरकार गठन होगी, उस पे काम करना होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर अपना सब कुछ दांव लगा के, जिस तरीके से उन्होंने अपने पूंजी से लेके अपने समय सब कुछ लगाए थे, अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विपक्ष की भूमिका करेंगे, क्योंकि तेजस्वी जीतेंगे नहीं, वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे नहीं। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रशांत किशोर उठाएंगे और इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार की जनता को होने वाला है। और ये देखिएगा, सीट में नंबर, लेकिन अवेयरनेस आ गई, लोगों के अंदर बातें हो गई। और एनडीए को फायदा इसलिए पहुंचा कि प्रधानमंत्री 16 दिन के अंदर सोनम 14 रैलियां की हैं, जिसपे 100 सीटों पे सीधा असर है। प्रधानमंत्री जहां रैली करते हैं, प्रधानमंत्री वो जनता से कनेक्ट करते हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और उनकी केंद्र सरकार से चलाई गई राशन योजना, 10,000 योजना, जो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हिंदुत्व का फैक्टर भी इस बार बिहार में देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, बताया गया किस तरीके से कि कितनी यहाँ संभावनाएं हैं। जैसे राकेश जी दोबारा जुड़ गए हैं। राकेश जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व का फैक्टर बहुत तेजी से देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जगह जनसभा करते नजर आए, वहां पर उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया, साथ ही सीतामढ़ी का भी जिक्र किया, बोला माता जानकी का मंदिर यहाँ भव्य बनेगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हुआ इस चुनाव में, वो उसका जो फायदा है वो एनडीए को मिला है।
नहीं, नो डाउट कि हिंदू बटा नहीं है, तभी तो इतना प्रचंड बहुमत आपको दिख रहा है। लेकिन वो जो सबसे बड़ा कारण था, योगी आदित्यनाथ आते थे तो बार-बार बताते थे कि अपराधियों को हमने बुलडोजर चलवा दिया है और पैरेलल में घर बट रहा था। ये बहुत जो चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, वह यह कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के जमीन पर बुलडोजर चलवाया, वहां घर बनवाया और गरीबों में बांट दिया। और वो अपने सभी भाषणों में कह रहे हैं कि माफियाओं पर हमने बुलडोजर चलवाया। देखिए, उनके स्वागत में बुलडोजर खड़ा रहता था चुनाव रैली स्थल पर, और वो कहते थे कि हमने बुलडोजर चलवाया। फिर जब